शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एनवायरमेंटल इशू चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, वायु प्रदूषण क्या होता है या किस कारण से होता है, और इस वायु प्रदूषण को हम लोग नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। मेनली हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे स्क्रबर क्या होता है, और इसके साथ ही साथ हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक और रहेगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिसको ESP बोल देते हैं, दूसरा होगा स्क्रबर, और तीसरा होगा आपका कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक परिवर्तक, जो कि गाड़ियों में लगाया जाता है साइलेंसर में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले तो वायु प्रदूषण का परिभाषा बताओ, वायु प्रदूषण क्या होता है। मैं आप लोगों को क्या बोला था, परिभाषा कभी भी देना रहेगा तो कौन सा परिभाषा यूज करोगे। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है, वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन, वांछनीय नहीं अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मनुष्य व अन्य जीवों पर क्या पड़े, हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। क्लियर है। वायु प्रदूषण का परिभाषा क्या दोगे, वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मनुष्य और जीवों के ऊपर क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उसे क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के कारण पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण के मेनली 2 कारण होते हैं। क्लियर है, वायु प्रदूषण के मेनली 2 कारण होते हैं। सॉरी, वायु प्रदूषण जिसके कारण होता है उसको तो क्या बोलोगे, वायु प्रदूषक। प्रदूषक जो रहता है, वायु प्रदूषण जिनके कारण होता है वो कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के कारण। कारण में आएगा क्या, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, प्रदूषक के कारण। और ये प्रदूषक कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा कणीय प्रदूषक, कण जो रहता है, धूल के कण वगैरह, उनके कारण होता है प्रदूषण। और दूसरा होता है आपका गैसीय प्रदूषक। क्या होता है, गैसीय प्रदूषक। कुछ वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो वायु को क्या कर देती है, प्रदूषित, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय प्रदूषक। यहाँ तक क्लियर है। 2 प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक कणीय और एक होता है क्या, गैसीय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, गैसीय प्रदूषक के बारे में। किसके बारे में, गैसीय प्रदूषक। क्या हो गया जी, काहे हंस रहे हो। तो सबसे पहले गैसीय प्रदूषक में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों ऑनलाइन में यही पास बुला करके तड़ दूंगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता होगा, इसका स्रोत क्या होता होगा, स्रोत क्या होता होगा, वाहन से निकलने वाला धुआं, वाहन से निकलने वाला धुआं स्रोत है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, वाहनों से। कहाँ से रिलीज होता है, वाहनों से। और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन से। कहाँ से निकलता है, जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, गोबर का कंडा है उसको जलाओगे या फिर लकड़ी को जलाओगे, ठीक है, तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, सांस लेने में कठिनाई होगा जी। सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई। क्यों, क्योंकि ये CO2 के मुकाबले ना, ध्यान समझना, वायुमंडल में उपस्थित CO2 या ऑक्सीजन के मुकाबले 600 गुना ज्यादा तेजी के साथ कौन घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और किसका निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, इसका निर्माण कर देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया तो क्या ये ऑक्सीजन को वहन करने देगा, क्या नहीं, और ऑक्सीजन को हम ले नहीं पाएंगे तो हमको सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत। क्लियर है कि नहीं। तो ये है आपका पहला गैसीय प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वासारोध हो जाएगा, इसके कारण मनुष्य का सांस लेने में कठिनाई और जीव का क्या हो जाएगा, मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो सबसे पहला गैसीय प्रदूषक क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है अदहित हाइड्रोकार्बन, मिटा दूं इसको। दूसरा है आपका अदहित हाइड्रोकार्बन। अदहित हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हो, डीजल है या पेट्रोल है, ठीक है ना, या मिट्टी तेल है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जलाए नहीं है तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अदहित हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ठीक है, इन सबको यदि हम लोग जलाएंगे, इनको जलाने पर मुक्त होता है, जलाने पर मुक्त होता है गैस, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अदहित
हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, आधारित हाइड्रोकार्बन। और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण पौधे की पत्तियां जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, पीलापन आते जा रहा है पौधों की पत्तियों में, ठीक है। और पत्तियों में क्या होने लग जा रहा है, क्षरण, क्या होने लग जा रहा है, क्षरण, वो नष्ट होने लग गया। और मनुष्य में क्या हो रहा है, कैंसर, मनुष्य में क्या हो रहा है, कैंसर। क्लियर है। कितना प्रदूषक हो गया आपका, 2। गैसीय में कितना हो गया, 2। तीसरा देखिए क्या, तीसरा है आपका सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड में क्या क्या हो गया, SO2 हो गया और SO3 हो गया। SO2 और SO3 कहां से निकलता होगा, दलदल युक्त जो भूमि रहता है ना, दलदल युक्त भूमि, यहां से निकलता है क्या, सल्फर गैसे, क्या निकलता है, सल्फर जैसे गैसे। क्लियर है। और उसके साथ साथ कोयला का जो फैक्ट्री रहता है, कोयला फैक्ट्री रहता है, वहां से निकलता है क्या, सल्फर। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और ये सब कहां से निकलेंगे, उद्योगों से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, उद्योगों से। क्लियर है ना। तो सल्फर और सल्फर ध्यान से समझना, SO2 है, SO3 है, ठीक है। ये अब क्या क्या प्रभाव डालते हैं, कहां से निकलते हैं, ये तो जान डाले। सब बात के बाद सब में उद्योग डाल देना, जितना भी कोयला वगैरह का खदान रहता है वहां से ये सब निकलता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता है ये। अब ध्यान समझना इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जहां पास भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण रहता है, जहां पास भी SO2 का क्या रहता है, प्रदूषण होता है, वहां पास लाइकेन और मॉस ग्रोथ नहीं करते। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ग्रोथ नहीं करते। क्लियर है। लाइकेन और मॉस जो रहते हैं, ठीक है ना, ये जहां पास सल्फर डाइऑक्साइड का क्या पाया जाएगा, प्रदूषण पाया जाएगा, वहां पास ये कभी भी ग्रोथ करते नहीं है। क्लियर है। मतलब ये SO2 प्रदूषण के क्या है, SO2 प्रदूषण के क्या है, सूचक हैं। यदि लाइकेन और मॉस किसी जगह पर नहीं पाया जा रहा है, मतलब वहां पास SO2 का मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। SO2 के कारण पत्ती का क्लोरोफिल क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल यदि नष्ट हो जाएगा तो क्या पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, क्या नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, पौधे को भोजन नहीं मिलेगा, पौधा मर जाएगा। और इसी के कारण क्या होता है, अब बीच पढ़े हो, अम्ल वर्षा। क्या होता है, अम्ल वर्षा। तो ये सभी कारण रीजन लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे रोग भी उत्पन्न करता है, विभिन्न रोग उत्पन्न करता है क्या आपका SO2 और SO3 सल्फर के ऑक्साइड। ये सभी कैसे प्रदूषक हैं, गैसीय प्रदूषक। ये वायुमंडल को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। क्लियर है। वायु प्रदूषण बहुत है करके बोलते हो ना, तो वायु में क्या क्या चीज का प्रदूषण है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर दूसरा आधारित हाइड्रोकार्बन का, फिर किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सब का। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट और किसका है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, NO है, NO2 है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रदूषण करते हैं। कहां से निकलते हैं, कारखाने से। जितना भी कारखाने हैं, ठीक है, उन सभी से क्या निकलता है, जितने भी उद्योग हैं यहाँ से क्या निकलता है, NO और NO2। क्लियर है। पेट्रोलियम पदार्थों से ये मुक्त होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से मुक्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी के, इन सभी के कारण क्या होता है, श्वसन रोग होता है। क्या होता है, श्वसन रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। और पौधों में हरिमहीनता हो जाता है, पौधों में हरिमहीनता, हरापन चला जाता है चीज का, पौधों का, पौधों में क्या हो जाता है, हरिमहीनता। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो ये सभी क्या हो गए आपके गैसीय प्रदूषक। क्या हो गए, गैसीय प्रदूषक। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को समझाना था, ठीक है। व्यावसायिक रोग क्या है, व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिसीज। व्यावसायिक रोग वह रोग जो किसी मनुष्य को उस व्यवसाय के कारण होता है, उसको क्या बोलते हैं, व्यावसायिक रोग। क्लियर है। जैसे कि समझने का कोशिश करो कि कोई मनुष्य जो है वो कोयला फैक्ट्री में काम करता है, तो कोयला का धूल धीरे धीरे उसके फेफड़े में जमा हो जाएगा, ठीक है। कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, वो जो कण रहेंगे वो उसके फेफड़े में जमा हो जाएंगे और उसको रोग उत्पन्न करेगा। तो एक प्रकार से उसके व्यवसाय से जुड़ा हुआ ही वो रोग हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यावसायिक रोग। कोयले की धूल के कारण जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथेरोपोसिस, थेरोपोसिस।
एंथेरोकोसिस। क्लियर है ना। मान लो सिलिका के कारण हो रहा है, रेत है, कोई आदमी रेत खदान में काम कर रहा है तो उसके कारण जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे सिलिकोसिस। क्या बोलेंगे? सिलिकोसिस। मान लो कोई एस्बेस्टास के खदान में काम कर रहा है तो उसको क्या होगा? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। क्लियर है। कोई रुई के खदान में काम कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है ना, कोकून फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जी, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? बैसियोनोसिस। क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोला, रुई ना, ऐसा बहुत सारा रोग ध्यान से समझना जो व्यवसाय के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यावसायिक रोग। तंबाकू के कारण होगा तो टोबोकोसिस ऐसा बोलोगे। क्लियर है। तो और बहुत सारा तुमको व्यावसायिक रोग तुम्हारे नोट्स हम दिया है, उसको पढ़ लेना। क्लियर है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अब वायु प्रदूषण का क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण क्या हो सकता है? औद्योगिकीकरण, बहुत ज्यादा उद्योगों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तीसरा क्या हो सकता है? कृषि में रसायनों का बहुत ही ज्यादा उपयोग। ठीक है, तो ये सब वायु प्रदूषण के कारण है, इनको तो आप लोग अपने से बना सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अब वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत क्षय हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसके बारे में और पढ़ेंगे अलग से लेक्चर में। उसके कारण क्या हो रहा है? अम्ल वर्षा हो रहा है, विभिन्न श्वसन संबंधी रोग हो रहे हैं, लोगों का जीवन काल क्या होते जा रहा है? कम, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्लियर है। अब वायु प्रदूषण को हम लोग नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो पहला नियंत्रण करने का कारण है, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण। क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण। इसको तो लिख ही सकते हो। दूसरा, कणिकीय पदार्थ का नियंत्रण। कणों को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझना, जो धूल है, डस्ट है, वो ज्यादा उड़े मत। धूल समझ आ रहा है कि नहीं? डस्ट ज्यादा उड़े मत, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ आया? मेन कणिकीय प्रदूषण को कैसे हटाना रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द्वारा, ESP। वो जो विधि है जिसमें कणिकीय पदार्थ को हटाते हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूं। वो जो विधि क्या है, ध्यान दो। कणिकीय पदार्थों का नियंत्रण करते हैं बोल रहा हूं ना मैं, तो कैसे होता है ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अस्वच्छ वायु है उसको एंट्री करवा रहे हैं, किससे? ESP से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, स्टैटिक मतलब स्थिर, प्रेसिपिटेटर मतलब अवक्षेपित्र। ठीक है ना, हिंदी नाम क्या है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। क्लियर है। इसमें क्या होता है? अस्वच्छ वायु जिसमें कि क्या है? धूल के कण है, ठीक है, उसको एंट्री करवाया जाता है एक पॉइंट से, और यहाँ पास क्या किया जाता है? ऋणावेशित तार भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? ऋणावेशित तार। अब ये जो ऋणावेशित तार होता है, इसमें जब करंट भेजा जाता है तो ये जो धूल के कण होते हैं ना, इन धूल के कणों में भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेश। कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेश। क्लियर है ना। तो यहाँ पास ये जो धूल के कण जैसे यहाँ पास से गुजरेंगे, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेश। और ऋणावेश चार्ज आएगा तो नीचे में ना एक प्लेट लगा रहता है जिसमें कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज जो ऋणावेशित धूल के कण है उसको क्या कर लेगा? अपनी ओर नीचे क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो जो धूल के कण होंगे वो कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। और जो वायु है वो क्या हो जाएगा? स्वच्छ, जिसमें कि कण उपस्थित नहीं होंगे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। अवक्षेप बनाकर है किसका? धूल का। और किसके द्वारा? वैद्युत धारा द्वारा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? इसको विसर्जन कोरोना बोला जाता है, ऋणावेश को। क्लियर है, जिसके कारण ये जो धूल के कण है कौन से चार्ज हो जाते हैं? माइनस चार्ज। और नीचे में कौन सा चार्ज का प्लेट लगा रहता है? प्लस चार्ज। तो क्या कर लेता है? धूल के कणों को नीचे अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये तो हो गया किसके बारे में बता डाला मैं तुम लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कणिकीय पदार्थ को हटाता है। मेन अभी सबसे ज्यादा कौन से प्रदूषण पढ़े? गैसीय प्रदूषक। किसके बारे में पढ़े हैं? गैसीय प्रदूषक। तो गैसीय प्रदूषक को कैसे हटाते हैं? इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका? स्क्रबर का। किसका उपयोग करते हैं? स्क्रबर का। स्क्रबर क्या होता है? ध्यान से समझना, ठीक है। स्क्रबर में जो गैसीय अशुद्धि रहते हैं ना उसको हटाते हैं। ये देखो एक प्रकार का ऐसा स्क्रबर, एक ध्यान देना ना, संयंत्र में लगाया जाता है क्या? स्क्रबर। इसमें स्क्रबर में क्या होता है? जो चिमनी रहेगा फैक्ट्री का, उसके पास लगाया जाता है स्क्रबर। चिमनी का जो अस्वच्छ वायु है उसको स्क्रबर से गुजारा जाता है। स्क्रबर से जब गुजारेंगे तो यहाँ पास ऊपर से ना जल का, चूना का और फुहार दिया जाता है। जल का और चूना का,
तो ध्यान से समझना, इसमें जो उपस्थित गैसीय अशुद्धि रहता है जल के साथ और चूना के साथ क्या कर लेगा क्रिया, और कहाँ बैठ जाता है नीचे में। क्लियर है, कहाँ बैठ जाता है नीचे में, ऊपर जहाँ क्या चला जाता है आपका स्वच्छ वायु। क्लियर है कि नहीं। सब बात का बस इतना ही याद रखना है कि स्क्रबर का उपयोग करते हैं गैसीय प्रदूषकों को हटाने के लिए, और ईएसपी का उपयोग करते हैं कणिकीय प्रदूषक को हटाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। इसके बाद तीसरा हम लोग का टॉपिक है कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या पढ़ेंगे आप, कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तक। क्या होता है उत्प्रेरक परिवर्तक, हेडिंग डालो, उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक असल में होता क्या है, ध्यान समझना। ठीक, जो वाहन रहते हैं, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है तुम्हारा NO2 वगैरह है, समझ आ रहा है ना। यदि ये वायुमंडल में मुक्त होंगे, ध्यान समझने का कोशिश करो, ये साइलेंसर है, ठीक है ना। तो साइलेंसर से क्या मुक्त हो रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या मुक्त हो रहा है NO2, ठीक है। तो ये वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो साइलेंसर रहता है यहाँ पास लगा देते हैं क्या, कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या लगा देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक उत्प्रेरक परिवर्तक, उत्प्रेरक लगाते हैं। क्या का उत्प्रेरक लगाते हैं, प्लेटिनम का। किसका उत्प्रेरक लगा देते हैं, प्लेटिनम का, या तो फिर किसका लगाते हैं, पैलेडियम का, या तो फिर लगा देते हैं किसका, रोहिडियम का। क्लियर है ना। ये क्या करता है, जो वाहन में जो पेट्रोल जलेगा, ईंधन जलेगा, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देता है इससे भी कम। ये ज़्यादा हानिकारक है, ये क्या है, ज़्यादा हानिकारक, तो इसको कम हानिकारक में चेंज करता है। किसमें चेंज करेगा, कम हानिकारक में। तो इसको चेंज कर देता है CO को CO2 में, NO2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, N2 में। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो इसी को बोला जाता है क्या, उत्प्रेरक परिवर्तक। समझ आया क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, अर्थात यदि वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 निकल रहा है, तो उसका जो साइलेंसर रहता है ना, उसमें क्या लगाया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनम, पैलेडियम या रोहिडियम जैसे धातुओं का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में, ठीक है। NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 में। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक शर्त है भाई, इसमें जो पेट्रोल का यूज़ करोगे, जिस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो लेड रहित होना चाहिए। कैसा पेट्रोल होना चाहिए, लेड रहित, मतलब उस पेट्रोल में लेड उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो गाड़ी में क्या लगा है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, उसमें लेड रहित पेट्रोल या डीजल का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो यदि लेड आ गया तुम्हारे किसमें, पेट्रोल या डीजल में, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या कर देगा, खराब कर देगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है क्या आपका वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण से कुछ तथ्य और है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्या पढ़ लिए, फिर स्क्रबर, और तीसरा क्या पढ़ लिए, कैटालिटिक कन्वर्टर। क्लियर है। तीसरा देखो वायु प्रदूषण के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। वायु प्रदूषण को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लिखो फुल फॉर्म, CPCB आता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। वो क्या बोलता है कि 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी छोटे कण, या इससे छोटे कण जो रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, फेफड़े में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि फेफड़े में प्रवेश करेंगे तो फेफड़े में क्या ला देंगे, ये सूजन ला देंगे। क्या ला देंगे, सूजन। फेफड़े का क्या कर देंगे, क्षति, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अकाल मृत्यु। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जो कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, उनको भी तुम लोग इग्नोर कर सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर, सोचो कितना छोटा कण है वो माइक्रोमीटर में। यदि वो तुम्हारे नाक से तुम्हारे फेफड़े में चला गया तो फेफड़े में क्या ला देगा, सूजन ला देगा, उसको नष्ट करने लग जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, अकाल मृत्यु। कौन बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना से कम वाला, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम साइज का कण, ठीक है ना, इससे छोटा जो कण रहेगा वो। यहाँ तक क्लियर है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम बने सन 1981 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ना, या वायु प्रदूषण अधिनियम,
वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना है? सन 1981। कब बना है? 1981। और मैं तुम लोगों को बताया था कि वायु प्रदूषण में किसको शामिल किया गया है? ध्वनि प्रदूषण को। किसको? ध्वनि प्रदूषण को। वायु प्रदूषण में ही शामिल है कौन? ध्वनि प्रदूषण। कब शामिल किया गया? 1987 में। कब शामिल किया गया? 1987। सन भूलना नहीं, सन के ऊपर ही कई बार ऐसा आ जाता है, सही जोड़ी। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1987, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण 1974 लिख लो। जल प्रदूषण अधिनियम कब है? 1974। 74 या 72 है, एक बार देख लेना ना, मेरे ख्याल से 74 है। क्लियर है? कंफर्म कर दूंगा जब जल प्रदूषण बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर है? फिलहाल तो 2 सन याद रखना है, 1980 वायु प्रदूषण, 1987 ध्वनि प्रदूषण। सॉरी, ये 1981 है ना, ठीक है। 1981 क्या है आपका? वायु प्रदूषण, और ये क्या है आपका? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को किसमें शामिल किया गया है? वायु प्रदूषण में, ठीक है। अभी जो गाड़ी आता है कौन से मॉडल का आता है? BS6। कौन सा आता है? BS6 मॉडल आता है ना, भारत स्टेज। क्लियर है? क्या बोला जाता है? BS का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज। क्लियर है ना? BS6 लागू है अप्रैल 2020 से। अप्रैल 2020 से लागू है, ठीक है। BS6 जितना भी गाड़ी आता है तो उसके बारे में पूछोगे, BS4 है कि BS5 है कि BS6 है। 2020 के बाद जितना भी गाड़ी आ रहा है वो क्या है? BS6। क्या है? BS6, ठीक है। ये निर्धारित करता है कि जो इंजन है ना, ठीक है, इंजन में जो पेट्रोल यूज़ करोगे तो उसमें क्या करता है? जो लेड रहता है, शीशा, ठीक है, सल्फर रहता है, तो उसका अच्छे से क्या हो पाए? आपका दहन हो पाए। क्लियर है कि नहीं? यानी कि जो पेट्रोल डीजल है, पहला काम तो ये है, ध्यान समझना, भारत सरकार क्या काम किया है? निर्धारण किया है कि जो पेट्रोल या डीजल है उसमें लेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीशा, और दूसरा क्या? सल्फर। इन दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और कौन सा गाड़ी का मॉडल चलना चाहिए आपका? BS6। कौन सा चलना चाहिए? BS6। BS6 मॉडल का जो गाड़ी है उसका जो क्या है? इंजन है, वो अच्छे से काम करता है, पेट्रोल या डीजल को अच्छी तरीके से क्या करेगा? जलाता है। क्लियर है? CNG के बारे में जानते हो? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG वाला बस चलता है कहाँ? आपके दिल्ली में। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था ना, सन 1992 में विश्व के 12 प्रदूषित शहरों में से दिल्ली भी एक था, 1992। तो वहाँ वायु प्रदूषण को क्या करने के लिए? रोकने के लिए जितना भी डीजल वाला गाड़ी था या बस था उन सब को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? CNG में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, ठीक है। CNG क्या रहता है? पेट्रोल और डीजल से थोड़ा सा सस्ता रहता है और उसका परिवहन क्या होता है? आसान होता है। तो CNG का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको नोट्स में डिटेल मिल जाएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।